हमारा दिशा 2020 अधिगम साइकोलॉजी का चल रहा है। ये पार्ट नंबर 2 अधिगम का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में अपलोड किया। देखें, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है तो आपका संपर्क से होता है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के तो कहा जाता है तो आपका सामाजिक अधिगम कहा जाता है। निम्न में से किस बात के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंध द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देख कर और सुनकर करके सीखते हैं तो आपके सामाजिक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किए गए अधिगम सिद्धांत को खालिस्तान से जाना जाता है तो आपका अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है तो आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम कहलाता है। अल्बर्ट द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है तो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों को सही क्रम है तो आपके अवधान है, धारणा है, पुनरुत्पादन है और विपणन है। मॉडलिंग का संपर्क निम्न में से किसके कार्य पर आधारित था? आपके अल्बर्ट बंडूरा के हमने जब हम कुछ भी समाज में सीखते हैं तो उसे देख रहा था अवलोकन करके सीखते हैं, इसीलिए इसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण करते हैं तो उसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं, जिस अधिगम को परीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत मॉडलिंग भी कहा जाता है। कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन अधिगम का अवलोकन पर आधारित अधिगम नहीं है? तो आपका कैंचुए द्वारा विद्यार्थी द्वारा कैंचुए के विच्छेदन को देखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के लिए नापसंदगी, स्कूल घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद करना, ये आपका नहीं रहेगा। स्कूल घंटी बजने पर अब अपने बस्ते बंद कर लेना ये संकेत अधिगम है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बंडूरा के अनुसार प्राणी जो सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर, समझकर सीखता है। निम्न से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है? तो आपका तथ्यों में विशुद्धता है। ठीक है ना। इनमें से कौन सा सिद्धांत अधिगम के सहायक नहीं है? तो तथ्यों में विशुद्धता ये नहीं है, जबकि मानसिक अनुशासन, समरूप तत्वों और अर्थपूर्ण सामान्यकरण ये सभी रहेगा। और एक बालक पहले सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपका मानसिक है। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों सीखने के किसी भी प्रकार को प्रभावित नहीं करता तो आपका अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम परीक्षण के स्थानांतरण को सामान्य अर्थतः किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का आदत दृष्टिकोण अथवा अन्य क्रियाओं का किसी अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। हम अपने जीवन की शिक्षा के अनेक औपचारिक परीक्षणों के माध्यम से अपने अनेक बातें सीखते हैं। इन सीखी हुई बातों का अन्य समान परिस्थितियों में प्रयोग करने को अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार होते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण, जब एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण, एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना आसान हो जाता है। जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है उसे मोपेड चलाना भी आसानी से आ जाता है। नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अंग्रेजी के कीबोर्ड का अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग वाले बाधा उत्पन्न करता है। उसमें देखें आपका एक व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चलाना जानता है। जब उसे 4-5 साल से बड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है, अचानक उसे रॉयल इनफील्ड या आपका राजदूत मोटरसाइकिल चलाए तो उसे परेशानी होगी या फिर गियर या ब्रेक की विपरीत स्थिति के कारण इसका सामना करना पड़ेगा। शून्य स्थानांतरण, जब एक कार्य का परीक्षण दूसरे कार्य को सीखने और न ही सहायता करता हो तो न ही बाधा उत्पन्न करता है तो इस प्रकार का परीक्षण शून्य स्थानांतरण कहलाता है। शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत कारण हो सकता है। शून्य अंतरण का एक कारण हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य प्रकृति से संबंध न होना। उदाहरण, 10वीं कक्षा में पढ़ी गणित विषय का मनोज्ञान के पढ़ने में सहायता न करना, ना ही बाधा उत्पन्न करना। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख जाता है तो आपका ये धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक है तो आपका कहलाता है सकारात्मक अधिगम कहलाता है। कबीर के दोहे याद करने पर भी एक बालक की रहम के दोहे याद करने शक्ति में सुधार नहीं होने पर निम्न में से प्रमुख कारण हो सकता है तो आपका शून्य स्थानांतरण हो सकता है। निम्न में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो आपके दूरवर्ती स्थानांतरण नहीं है, जबकि शून्य नकारात्मक स्थानांतरण और सकारात्मक स्थानांतरण ये तभी तीनों रहेंगे। विद्यालय कार्य में स्थानांतरण के स्रोतों में अध्यापकों को शिक्षा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापकों को पढ़ाते समय निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको देखें, रट कर सीखने की आदत का विकास करना, यह नहीं करना चाहिए। सूझ का द्वारा सीखने की आदत का विकास करना चाहिए। विषय वस्तु की समानता व भिन्नता पहचानने के आदत का विकास करना चाहिए। कक्षा में सीखे ज्ञान का कौशल अन्य स्थितियों में प्रयोग करने में अवसर प्रदान करना चाहिए। शंकु या पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके परिणाम अधिगम की प्रक्रिया का दृष्टांत है तो आपका अधिगम का स्थानांतरण है। स्थानांतरण एक परिस्थिति से अर्जित ज्ञान, प्रेक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण के जाने की चर्चा करता है। प्रेक्षण अधिगम के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है तो आपके वो सोरेसन है। सोरेसन कहते हैं ये बात एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण की चर्चा करता है तो आपका सोरेसन करते हैं।
निम्न में से क्या अधिगम हस्तांतरण का एक प्रकार नहीं है? तो आपका बहुपक्षीय नहीं है, एक लंबी है, एक पक्षीय है, बहुपक्षीय, लंबात्मक, जबकि बहुपक्षीय नहीं है। ऋणात्मक सीखने का हस्तांतरण होता है तो सीखने में बाधा होती है। जब पूर्व का अधिगम नहीं प्रस्तुत सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो कहलाता है आपका शून्य हस्तांतरण कहलाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कारक प्रेक्षण के या स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? तो आपका थकावट या थकान या थकावट मदद नहीं करती है। इच्छा शक्ति, परिपक्वता और उचित वातावरण करता है। यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए ज्ञान के सीखने में सहायता करता है तो उसे आपका कहते हैं परीक्षण, सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण कहते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल भविष्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है तो आपका सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। पियाजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों को सही क्रम में चयन कीजिए। तो पहले आपकी संवेदीय तंत्रिका संक्रियात्मकता आती है, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियात्मकता आती है। अब इसके अंदर देखिए स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध जीन जीन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की प्रतिपादन किया। सिद्धांत के जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। संवेदी, क्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित कामुक अवस्था। इसके अंदर पहले आपके संवेदी अवस्था या इंद्रिय जनित कामुक अवस्था 0 से 2 वर्ष है। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। ठोस सतुल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष है। औपचारिक मूर्त या संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो आपकी 4 अवस्थाएं होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित है? सम्मिलित है बताना तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था उपरोक्त सभी रहेगी। निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अनौपचारिक संक्रिया की अवस्था नहीं होती है, जबकि सुपरा संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है तो आपके मूल संक्रियात्मक काल के अंदर करता है। 2 नंबर सही रहेगा इसका, ठीक है ना। इंद्रिय जनित काल में करता है दोस्तों, ठीक है ना। मूर्त स्थायित्व प्रदर्शित करता है, वस्तु का स्थायित्व प्रदर्शित करता है, तो इसके अंदर रहेगा आपका इंद्रिय जनित काल के अंदर। देखिए संवेदी क्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। इस काल में बालक में चिंतन शक्ति का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बालक अपने शरीर के वस्तुओं को इधर उधर लटकाना सीखता है। इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को झपटा मारकर लपकने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक हाथ में आई वस्तु को मुँह में डालने की कोशिश करता है। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वह अवस्था है जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है और यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही हो तो फिर भी वास्तविकता में है वह अवस्था कहलाती है। तो आपकी संवेदी कामुक अवस्था कहलाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है तो आपकी जन्म से 2 वर्ष होती है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की अवस्था प्रथम अवस्था होती है। तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, संवेदी कामुक प्रेरक अवस्था होती है प्रथम अवस्था। उसके बाद देखें यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था संबंधित होती है तो आपकी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होती है। संवेदी पेशी अवस्था आपकी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होती है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह आपके इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता होती है तो आपकी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। प्राक प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक की चिंतन शक्ति प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक जीवाद जब वह एक बालक इतने प्रत्येक चलते फिरने वाले सजीव या निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है और जीवाद कहलाते हैं वह का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रिता, जब एक बालक अपने आसपास की वस्तुओं का केंद्र स्वयं की और समझने लगता है और आत्म केंद्रिता होती है कि गुण पाए जाते हैं। उदाहरण देगा आत्म केंद्रिता गुण, जब बालक के कमरे में लगे पोस्टर या तस्वीर को देखकर बच्चा सोचता है कि कमरे में किधर भी जाता हूँ तो पोस्टर मेरे ही तरफ देखता है। जब बच्चा बस में सफ़र कर रहा होता है तो वह सूर्य को देखकर सोचता है कि यह तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ साथ चलता है। उसे लगता है कि सूर्य उसके अनुसार चलता है। उस बाद देखिए आपके सेकंड अवस्था है आपकी अंतर्वशीय अवस्था। इसके अंदर 4 से 7 वर्ष इस अवस्था में बालक में चिंतन शक्ति परिपक्व हो जाती है। इस अवस्था में बालक सामान्य मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि आसानी से कर लेता है। इस अवस्था में बालक में आपके सजावटी यानी कि गुण का अभाव होता है। इसके बालक में पलटावी गुण का अभाव होता है दोस्तों, पलटावी गुण का अभाव होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है तीसरी। ठोस या सुतुल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक की चिंतन शक्ति पूर्ण विकसित हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण, जब तक कि बालक किसी एक ज्ञान को अनेक परिस्थितियों में तुलनात्मक दृष्टि से सीखने के योग्य होता है तो इसे पलटावी गुण कहते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण करना और विश्लेषण करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार के संबंधों को स्पष्ट करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक विशिष्ट मानसिक क्रिया भी सीख जाता है। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपके आत्म प्रग चिंतन अवस्था नहीं है, जबकि विचारों की विलंबिता, संरक्षण, कर्मबद्धता व पूर्ण अंश प्रवृत्तियों का प्रयोग करना यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता रहेगी।
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है तो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर देखें, जिन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है तो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। जिन पर प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है तब मूर्त संज्ञानात्मक स्तर पर होती है। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, संरक्षण आदि की समझ विकसित हो जाती है? मूर्त संज्ञानात्मक काल में हो जाती है। प्याजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है तो आपकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहा जाता है। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है तो आपकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के दौरान होता है। प्याजे के सिद्धांतानुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का समय काल है, मूर्त अवस्था समय काल माना जाता है तो आपका 7 से 11 वर्ष माना जाता है। प्याजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता की एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है तो आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था बढ़ जाती है। ठोस वस्तुओं का आधारित मानसिक क्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में प्रदर्शित होता है तो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। निम्नलिखित विचारों में कौन से जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है तो आपके संरक्षण कक्षा समावेशन है। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है जो 7 से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालकों में विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है, अंतर्दृष्टि, तर्कशक्ति, गहन तार्किकता आ जाती है। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बालक 3 महत्वपूर्ण संपत्ति विकसित हो जाते हैं। संरक्षण, बालक तरल लंबाई, भार इत्यादि में संरक्षण के संबंधी समस्याओं का समाधान करते हुए देखे जा सकते हैं। संबंध बालक इसमें क्रमिक समस्याओं का समाधान करने देखे जा सकते हैं। समावेश निश्चित तरह में गुणवत्ता विकसित हो जाती है। वर्गीकरण, बालक में वस्तुओं के गुण के आधार पर वर्गों या उपवर्गों में बांटने की क्षमता का विकास हो जाता है। आगे निम्न में से कौन सी अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? प्याजे के अनुसार निम्न है तो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर होती है। इस अवस्था में बालक किसी चिंतन शक्ति के ऊपर स्वतंत्र हो जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार के चिंतन बिना वस्तु को देखे ही कर सकते हैं। इस अवस्था में बालक में तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है तो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। यह अर्थ है, इसका अर्थ है वो संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं और परिकल्पना की जांच कर सकते हैं। प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? किशोरावस्था के अंदर कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है तो यहाँ पर देखें आपकी रहेगी दोस्तों औपचारिक क्रियात्मक अवस्था प्रारंभ हो जाती है। प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है तो आपकी औपचारिक संक्रिया की अवस्था 12 वर्ष से वयस्क अवस्था पर मानी जा सकती है दोस्तों, ठीक है ना। और देखें किशोरावस्था में जिन प्याजे द्वारा किए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं तो आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। जिन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किन अवस्था में बालक में मूर्त चिंतन का तार्किक योग्यता का विकास हो जाता है तो आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक तत्व जिन प्याजे ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकों पर रचना की थी, जिसमें प्रमुख थे संसार के बच्चों के विचारों से 20 बालक, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड यानी कि बालक का चिंतन और भाषण, लैंग्वेज थॉट ऑफ, इसके अंदर आप इंग्लिश में ध्यान में रखना है। पहला चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, उसके बाद मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें चाइल्ड है उसके जिन प्याजे, ठीक ना। जिन पर प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित हो जाता है तो आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। जिन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति व उसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत है। प्याजे का मानना है कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति बारे में और यह बताता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है और कैसे उसका उपयोग करता है। प्याजे का यह सिद्धांत अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संवेदी चालक अवस्था, अनुकरण, स्मृति व मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक नई सूचना अनुभवों का संग्रहण करता है तो उसमें स्थायित्व गुण का विकास हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में वस्तुओं के पहचानने और उसका वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जिन प्याजे के निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है तो आप यहाँ पर देखें। जिन प्याजे के द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड है, द चाइल्ड कंसेप्ट ऑफ टाइम है, आपकी साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड है चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नियतार्थ निकाले हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए तो ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। अगर देखें प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालने हैं तो ग्रेड 6 के शिक्षार्थी को कक्षा में ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। प्याजे का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है: संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 6 से 8 के तक के बच्चे औपचारिक संक्रिया अवस्था में अंतर्गत आते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने गए हैं उनमें से है आपके सम संयोजन है, संज्ञानात्मक विकास में व्यवस्थित करने वाला मनोवैज्ञानिक था। तो आपके जिन प्याजे था प्याजे के अनुसार एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं की विशेषता होती है तो प्रवृत्ति मूर्ति निर्माण होता है। प्याजे द्वारा प्रयुक्त ने किया गया नाम खोजे तो आप उदात्तीकरण होता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत आगे आपका प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण संपर्क है अनुकूलन, समय धारणा, स्कीमा है, स्कीमस और स्कीम है, संरक्षण है, संज्ञानात्मक संरचना है, मानसिक क्रिया है और विकेंद्रीकरण है।
प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना का उल्लेखित करने वाली शब्दावली है तो आपकी स्कीमा है। स्कीमा सुनने में स्कीम्स की काफ़ी मिलता जुलता है, परंतु सच्चाई यह है कि इसका अर्थ होता है इससे भिन्न होता है। प्याजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा इस तरह मानसिक प्रक्रिया या संज्ञानात्मक संरचना में काफ़ी संप्रत्य होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है तो आपकी स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना से होता है जिसमें व्यक्ति विशेष के सूचनाओं को संगठित व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होता है। यह स्कीमा दो प्रकार का होता है, पहला साधारण स्कीमा, दूसरा जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा मोटर व खेलों के मोटर कार व खिलौनों के स्कीमा से समझा जा सकता है और इस तरह इस अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ या क्या सूर्य है आदि जटिल स्कीमा के उदाहरण है। प्याजे के अनुसार बच्चे के स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में दो प्रक्रियाओं की भूमिका होती है, आत्मसातीकरण व समायोजन। आत्मसातीकरण से तात्पर्य होता है बच्चा अपने पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, जबकि समायोजन में बच्चा नई सूचना को या स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे कहा जाता है उसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं। स्कीमा का मतलब होता है दोस्तों स्कीमा का मतलब होता है लंबे समय में याददाश्त में सूचनाओं का संगठन, पैकेट्स एकत्रीकरण होना। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक विकास से स्कीमा के विचारों के व्यवहार के ऐसे पैटर्न का व्यक्त करता है जिससे सूचनाओं संबंधों का श्रेणियां संगठित करता है। कि किसने यह मत दिया था कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है तो आपके प्याजे करती है। जिन प्याजे के बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाले परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा जाता है अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन प्याजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समझन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो अनुकूलन कहा जाता है। उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया को दो उपक्रिया बताई है, आत्मसातीकरण और समायोजन। उन दोनों उपक्रियाओं की समानता यह है कि दोनों ही समय में वातावरण को वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने में मूल योजना होती है। आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वस्तुओं के समंजन करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुँह में रख लेता है तो यह एक आत्मसातीकरण का उदाहरण होगा, क्योंकि यह वस्तु को एक अपरिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से समंजन करने में पहले की परिचित योजना या मानसिक प्रक्रिया से काम नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना का संपर्क या समंजन कर सकते हैं। जैसा कि यदि कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या क्या होता है तो परंतु वह बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संपर्क में परिवर्तन बिल्ली की अलग कुछ विशेषताओं पर गौर करता है तो यह समायोजन का उदाहरण होता है। अगर देखें एक विशेष स्तर में बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो तभी सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं तो प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का एक अर्थ है तो पूर्व संचालन होता है। जिन प्याजे के विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। प्याजे के अनुसार अनौपचारिक कार्यात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष है। संज्ञानात्मक विकास की चरम अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक की आंतरिक तार्किक शक्ति विकसित हो जाती है, मूर्त चिंतन समस्या समाधान करने लगता है। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो आपकी समायोजन कहलाते हैं। निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व होता है तो आपका सामाजिक अंतरण होता है। प्याजे के सिद्धांत में यह प्रक्रिया जो पुराने तथा नए धारणा अनुभव के बीच संतुलन क्रिया जानी जाती है तो आपके संतुलन से जानी जाती है। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए उसे समझ कर विकास कर लेते हैं। कथन किसका है तो आपके यह कथन रहेगा जिन प्याजे का रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर देखें निर्जीव वस्तुओं के साथ सजीव गुण देने वाली प्रकृति को प्याजे ने नाम दिया। सजीव चिंतन का प्याजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया है। तो आपके निम्न परिस्थितियों है तो समायोजन में क्या प्याजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास आता है तो आप आंख हाथ संबंधन आता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है तो आपके यहाँ पर देखिए पूर्व ज्ञान नहीं है, जो कि नए पदार्थों का आत्मसातीकरण, समायोजन करना, समय धारण करना। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं होती है तो संगठन और अनुकूलन होती है। सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जिन प्याजे निमित्त में से की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया है तो इसके अंदर सब केंद्रण को किया है, सब केंद्रण को स्पष्ट करने के लिए किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्याजे द्वारा एक प्रकार के संरक्षण के अधिगम को दूसरे प्रकार के संरक्षण में स्थानांतरित करने की अयोग्यता के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्षैतिज विसंगति कहलाता है। प्याजे के अनुसार नैतिक अवस्था में अवस्थाएं इंगित कीजिए। संक्रमण अवस्था, संकलात्मक अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था, आत्मकेंद्रीय अवस्था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 और 4 रहेगी, ठीक है ना। संक्रमण अवस्था रहेगी और आपके आत्मकेंद्रीय अवस्था रहेगी। जिन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था पर्याप्तता अनोन्यता का आयु सीमा होता है तो आपके 5 से 8 वर्ष होता है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था से मिलती जुलती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुलती है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। इस अवस्था में बालक अपने प्रवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। भाषा का विकास इस अवस्था में महत्वपूर्ण विशेषता है, साथ ही इसमें व्यक्ति साहित्य के गुणों का विकास भी होने लगता है।
उसके बाद में देखें यहाँ पर आपका ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान कीजिए। निम्न में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखें आपकी आएगी अनएक्टिव आएगी, अनुप्रतीकात्मक आएगी और प्रतीकात्मक आएगी, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में जेएस ब्रूनर द्वारा किया गया है। उन्होंने पियाजे के सिद्धांत का अधिक उन्नत बनाने की कोशिश किया। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों के मानसिक रूप से तीन तरीके बताता है। सक्रियता होती है आपके 0 से 3 वर्ष। सक्रियता एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। दूध का बोतल देखकर शिशु द्वारा मुँह चलाना, हाथ पैर फेंकना और सक्रियता का विधि का उदाहरण है जिसमें द्वारा दूध पीने की इच्छा की व्यक्ति कर रहा है। उसके बाद में देखिए आपकी दृश्य प्रतिमा। 3 से 12 वर्ष यानी दृश्य प्रतिमा विधि से बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपने अनुभूतियों का व्यक्ति करता है तथा सांकेतिक विधि से बालक भाषा में व्यवहारिक तथा अपनी अनुभूतियों का व्यक्ति करता है। सांकेतिक देखें 12 वर्ष के बाद ब्रूनर अपने अध्ययनों के आधार पर बताता है कि तीनों के संप्रति के विकास के क्रम में होता है। जन्म से करीब 18 महीनों तक सक्रियता विधि की प्रधानता होती है। 1 से 2 साल की उम्र में दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता होती है और करीब 7 साल की उम्र में सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है। निम्न में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो आपको इंद्रिय गतिकाल का नहीं किया गया, जबकि क्रियात्मक प्रतिधान का किया, प्रतिमा प्रतिधान का किया गया है और आपके प्रतीकात्मक प्रतिधान का किया गया है। इसके में इनएक्टिव, आइकॉनिक तथा सिंबॉलिक तीनों का किया गया है, सिंबॉलिक। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन आपके ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था बताई है। तो आपकी गामक अवस्था बताइए, प्रतिमापक अवस्था बताइए और प्रतीकात्मक अवस्था बताइए। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो पराधीनता का नहीं किया गया, जबकि इनएक्टिव का, आइकॉनिक का और सांकेतिक का किया गया है। विकास की ऐसी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है जो दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है। तो आपको ब्रूनर का द्वारा किया गया संरचनात्मक अधिगम या जेर ब्रूनर द्वारा संरचनात्मक सिद्धांत शैक्षिक क्षेत्रों में वर्तमान में एक नए पद संरचनात्मकता का प्रयोग अधिगम में किया जा रहा है। संरचनात्मक शब्द का अभिप्राय अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान संरचना व्यक्ति कैसे सीखते हैं या ज्ञान का प्रकृति क्या है, जैसे प्रश्नों के उत्तर संरचनात्मकता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ज्ञान की संरचना सीखने की किसी क्रिया का पहला उद्देश्य उसमें प्राप्त होने वाले आनंद के अतिरिक्त यह होता है कि भविष्य में किसी कार्य में सहायक हो। ऊपर से यह उठता है कि ऐसा अध्यापक जिन परिस्थितियों में संभव होता है। डॉक्टर ब्रूनर का विचार है कि जो भी विषय पढ़ाया जाए उसकी मूल संरचना बालकों को अवगत कराया जाए। विषय की मूल संरचना में अध्यापन के विषय 4 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। आधारभूत सिद्धांतों में ज्ञान के विषय को समझना सरल हो जाता है। यदि ज्ञान को संरचनात्मक प्रतिमा न प्रस्तुत किया जाए तो शीघ्र ही विस्मृत हो जाता है और मूल आधारभूत सिद्धांत स्मृति में सुदूर तक बने रहते हैं। मूल सिद्धांतों व्यापृतियों को समझ प्रशिक्षण के अंतर्गत का मुख्य साधन होता है। संरचना सिद्धांतों के शिक्षण पर बल देने पर लिए प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का निरंतर पुनर्विचार किया जाए ताकि वहां उच्च और प्राथमिक ज्ञान के अंतर को कम किया जा सके। अधिगम के प्रयोग देखें, जेरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम के लिए जेरोम प्रेरक बाह्य लक्षण है, उच्च अंक की अपेक्षा विषय वस्तु होती है, रुचि होती है। जेरोम ब्रूनर ने 2 चर्चित पुस्तकें हैं, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन में यह मान्यता है कि अध्यापक को अधिगम के उद्देश्य में बालकों का परिचय कराना चाहिए जिससे कि बालक में कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से विपरीत होकर रुचि के साथ कार्य कर सके। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो आपका ज्ञान की अपर्याप्त जांच रही है, जबकि नवीन ज्ञान और सूचना का संग्रहण करना ब्रूनर में है। अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करना, प्राप्त ज्ञान की जांच करना ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में शामिल होता है। तो क्रियात्मक अवस्था होती है। निम्न में से कौन सा अधिगम का निम्नवादी उपागम है? तो छात्र को नवीन सूचना में विस्तार से विश्लेषण करना, तो व्याख्या करना, तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखना। आगे देखिए, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के विषय में संबंधित समस्या देता है। बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इस दौरान एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के विषय में संबंधित समस्या देता है। बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इस दौरान बालक के मस्तिष्क में नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान के मध्य संक्रिया करता है। परिणाम स्वरूप बालक में मस्तिष्क में नए ज्ञान की संरचनाओं का विकास होता है और नए ज्ञान की संरचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में निमित्तवादी व संरचनात्मकता का अधिगम होता है। निमित्तवादी की प्रक्रिया बालक केंद्रित होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक केवल निर्देशन की भूमिका में होता है। निमित्तवादी में जनक जेरोम ब्रूनर अमेरिका का था। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का था। किसने सामाजिक निमित्तवादी के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? तो आपके वाइगोत्स्की की नीतियां निमित्तवादी प्रतिभा ने पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिद्धांत नवीन ज्ञान, मौलिक ज्ञान को प्रकट करने का बल देता है। निमित्तवादी की विशेषता है ज्ञान की पूर्व ग्रहितों मुक्ति व अनुभव के बल पर नवीन ज्ञान की संरचना होती है। निमित्तवादी सिद्धांत का यह मूल मान्यता है कि व्यक्ति सक्रिय होकर अपने ज्ञान की संरचना नवीन ज्ञान की पूर्व ज्ञान से तुलना करके करता है। निमित्तवादी छात्र केंद्रित सिद्धांत है। इसमें एलन बेकर ने 1994 में निमित्तवादी मॉडल दिया था। शिक्षा संज्ञानात्मक निमित्तवाद। आगे देखिए आपका निमित्तवाद जीन पियाजे का कार्य संज्ञानात्मक। आगे देखिए दोस्तों, आपका संज्ञानात्मक
निमित्तवाद जिन प्याजे का कार्य संज्ञानात्मक निमित्तवाद का आधार है। इसमें किसी प्रकार शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से बौद्धिक संरचनाओं को स्वीकारते हैं। इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षक छात्रों को कठिनाई प्रस्तुत करते हैं और छात्र स्वयं संज्ञानात्मक परिवर्तन द्वारा हल निकालते हैं। सामाजिक निमित्तवाद में वाइगोत्स्की ने यह स्वीकार किया है कि ज्ञान के व्यक्ति और समाज दो भाग होते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति पर्यावरण और सामाजिक मध्यस्थता के द्वारा ही ज्ञान की संरचना करता है, क्रिया के माध्यम से नवीन ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आगे देखते हैं आपका निमित्तवादी अधिगम के पक्षधर होते हैं। लिव वाइगोत्स्की है। निमित्तवादी अधिगम सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। इसके अंदर आकर के सीखना होता है। अधिगम के कौन से सिद्धांत के अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं, तो आपके निमित्तवादी सिद्धांत के निभाते हैं। निमित्तवादी सिद्धांतों के विषय में निमित्तवाद में कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर संपूर्ण प्रक्रिया के शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ये गलत रहेगा दोस्तों। शिक्षार्थी अपने स्वयं ज्ञान द्वारा समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान की क्रिया से होता है संपूर्ण, और सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया होती है। और आगे देखें आपका निमित्तवादी के संप्रति में संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन होता है, तो आपका वाद विवाद और परिचर्चा द्वारा विचारों का निर्माण करना। आगे देखें आपका निमित्तवादी शिक्षण प्रक्रियाओं के शिक्षण की भूमिका होती है, तो आपका ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना निमित्तवादी उपागम परिणाम है। तो आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का और सामाजिक मनोविज्ञान का। निमित्तवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है, तो आपके सरलीकरणकर्ता की होती है। निमित्तवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम होता है। सही क्रम आपका अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निमित्तवाद के सिद्धांत से सही है? निमित्तवाद के सिद्धांत में संदर्भ में सही है, तो आपका सेकंड नंबर रहेगा अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण करना। यह आपका निमित्तवाद के अंदर सही रहेगा, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष अधिगम में निमित्तवादी पक्ष नहीं है, तो यहाँ पर विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। शिक्षक विद्यार्थी में संवाद करता है और पाठ्य वस्तुएं अभ्यास पुस्तकें आधारित विधि अधिगम है, तो ये गलत रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। अंतःक्रियात्मक अधिगम होता है इसके अंदर। निमित्तवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन स्वयं कर सकता है, ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायी शिक्षक होता है, गलत रहेगा दोस्तों, सेकंड नंबर। और अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय और उत्तरदायी होता है। नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। निमित्तवाद में के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, न तो समान रूप से वेद, यह आपका तृतीय निमित्तवाद कहलाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निमित्तवाद उपागम का तत्व नहीं है, तो अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, ये गलत रहेगा। चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण, सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन और सामाजिक समझौता साझी जिम्मेदारी आपका इसके तत्व रहेंगे, ठीक है। निम्न में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्रयोगधर्मिता है, क्षेत्र भ्रमण, कक्ष वार्तालाप, पाठ्य पुस्तक अध्ययन नहीं है। आगे निम्न में से कौन सा निमित्तवादी सिद्धांत का आधारित शिक्षण उपागम नहीं है, तो आपका प्रदर्शन उपागम नहीं है, जबकि सहकारी अधिगम उपागम है, हॉरिस्टिक उपागम है, समूह परिचर्चा उपागम है। सहकारी अधिगम रचनाओं के विकास पर निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया है, तो आपके निमित्तवाद ने दिया। निमित्तवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, तो सहजकर्ता सरलीकृत करने वाला होना चाहिए। नीचे दी गई सूची में रचनात्मक अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए, नीचे दिए कोट को चुनकर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखें ये 2 और 3 और 5 2 3 4 सही रहेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 नंबर शिक्षक केंद्रीय विद्या गलत है दोस्तों। ये इस विद्यार्थी स्वयं करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने बल दिया जाता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक के समान कार्य करता है। परीक्षा उपागम, समस्या समाधान, विचार विमर्श शिक्षण विद्यार्थियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आपके देखें निमित्तवाद उपागम का उद्गम होता है, तो आपके संज्ञानवादी मनोविज्ञान से होता है। किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बालक होता है, तो निमित्तवाद का होता है। निमित्तवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो आपके शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करता है, तो एक उदाहरण होता है। तो सामाजिक निमित्तवाद उपागम का होता है। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य, उदाहरण के तौर पर योग गुणा द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम हस्तांतरण कहलाता है। तो आपका ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण कहलाता है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, तो छात्र चर्चा, समाधान और निष्कर्ष निकालते हैं। यह किस उपागम से संकेत कर रहा है, तो आपके निमित्तवाद की ओर संकेत कर रहा है। और देखिए अत्यंत आपके निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडोरा वाल्टर ने बल दिया था, वह आपकी थी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण थी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडोरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत के अनुसार प्राणी वातावरण उत्तेजकों के प्रति यंत्रवत प्रतिक्रिया न करके अनेक विकल्पों में से अपने अनुभवों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का अनुकरण करता है। बंडोरा के अनुसार प्राणी जो कुछ सीखता है उसे अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर, समझकर सीखता है। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज हो, तो इसी अधिगम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का उदाहरण है, तो यह ऋणात्मक हस्तांतरण कहलाता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो यह उपचारात्मक शिक्षण होता है।
छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकालते हैं। शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में है तो इस उपागम की विशेषता होती है तो आपके नियमितवादी उपागम की होती है। जब बालक छोटे समूहों में समस्याओं व चर्चा पर विषय निष्कर्ष तक पहुँचते हैं तो ऐसी स्थिति में किस उपागम की ओर संकेत करती है, यह आपकी किस ओर संकेत करती है, तो आपकी करती है दोस्तों आपके नियमितवाद की ओर संकेत करती है। निम्न में से कौन सी आरएस अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो आपका ब्रूनर नहीं या लघु सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय होता है तो आपकी गलत आदत नहीं पढ़ने देना। निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा होती है, तो आपकी वैधिकरण होता है। यही कथन है कि उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि यह दोबारा होगा तो उन प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रहेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत के इंगित करता है, तो आपके गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत करता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था आपके गुथरी ने, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया था कोल रॉजर्स ने। क्रमबद्ध या व्यवहारिक सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत या आपका परिष्कृत सिद्धांत या अर्थात सिद्धांत या अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत और हल्का है। और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया था आपका मैस्लो ने। आगे देखेंगे एक अच्छा शिक्षक अधिगमकर्ता को क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है और अधिगमकर्ता को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। उपरोक्त सभी रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रबंधन की संगठन अवस्था का कौन सा तत्व सही नहीं है, तो आपका रहेगा इसके अंदर कार्य विश्लेषण करना होता है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत का लागू करने जा रहा है तो निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप में प्रेरित करना चाहिए। ये रहेगा। बच्चों को नई चीज सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं लगेगा। उचित अभ्यास एवं ड्रिल कार्य दिया जाना चाहिए। जहाँ तक कि शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल के संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी में संबंधित है जिसके अंदर सामाजिक कारक होता है। बालकों की शैक्षिक उपलब्धि या सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। इसी अपनी परिस्थितियों पर अथवा बाल कारकों पर खराब स्वास्थ्य या निम्न प्रत्याशा प्रतिरोध संस्कृति, बच्चों की पालन पोषण शैली, घरेलू वातावरण एवं संशोधन, विद्यालय की संगठनात्मक स्थापना आदि को शामिल किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों आपके है अनुभूति बच्चों के वातावरण के बीच अंतःक्रिया का निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। सिद्धांत को प्रतिबंधित किया था आपके पियाजे या थॉर्नडाइक आपको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से ने किया था। सीखने की प्रक्रिया या सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, तो आपके अधिगम प्रक्रिया संतर्गत होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आपके अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। निम्न में से गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर का नहीं है दोस्तों। अधिगम का सैनिक सिद्धांत टोलमैन का, क्षेत्रीय सिद्धांत कोर्टलेविन का है और प्रयास त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा का है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण होता है, तो आपका चिन्हपूर्णाकार सिद्धांत होता है। और निम्नलिखित में से कौन से अधिगम की सही विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम होता है। ये दोस्तों गलत रहेगा। अधिगम अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम सदैव प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए समर्था उपयुक्त होता है, तो आपका प्रच्छा अधिगम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है। तो ज्ञान का सहसंबंध यंत्रण के होते हैं। निम्न में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता को सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो आपकी उच्च उपलब्धि नहीं है, जो कि प्रभाविता है, मौलिकता, लचीलापन है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है, तो आपके यहाँ पर सचित्र विवरण रहेगा। सामान्यकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये रहेंगे सभी सामान्य करना, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना रहेगा, जब सचित्र विवरण करना यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है या मापन है, तो निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रहेगा उपलब्धि परीक्षण रहेगा। अगर देखिए अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, तो अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर प्रयोक्ता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका उपयुक्त नहीं है। विप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर होता है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। यह इसका तात्पर्य होता है। अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। उत्तेजकता अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व होता है, तो आपके व्यक्ति की इच्छाएं होती है, इच्छाएं और भावनाएं होती है। व्यक्ति की भावनाएं क्षमता तो सभी रहेगा। किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो आपके समग्रवाद को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आपके अनुभवतः नवीन अर्थ ढूंढने से होती है। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, तो चर अनुपात के अंदर होती है, वो ज़्यादा प्रभावी होती है। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है तो आपके जीवन पर्यंत होता है। अधिगम के रास्ते में रुकावट के क्लास का कारण होता है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 रहेगा। मानसिक रुकावट, रुचि का ना होना, प्रतिकूल वातावरण, ये सभी रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो आपका ज्ञानात्मक सिद्धांत क्षेत्रीय सिद्धांत होता है। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति नियमितवादी उपगम बनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है के साथ सहयोग देने के लिए सीखना आवश्यक की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह हल
का यह कथन संबंधित है तो आपके प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। देखें हल के पुनर्बलन सिद्धांत के उपनाम परिष्कृत सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनतम सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कारक हल ने पावलोव व थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत व अन्य कार्यों से प्रभावित होकर अपने अधिगम सिद्धांत को विकसित किया, जो गणित तथा वैज्ञानिक आधार पर मानव व्यवहार को आधारित करता है। हल का अधिगम सिद्धांत आदतों के विकास का सबसे अधिक बल देता है। हल के अनुसार आदतों का विकास जटिल व्यवहारों के विकास का परिणाम होता है। जटिल व्यवहारों का विकास समय से होता है और कालांतर में आदत बन जाती है। इस रूप में देखें तो हल एक वाटसन के विचार एक जैसे हैं। हल ने अपने पुनर्बलन सिद्धांत को सिद्ध करने हेतु जो प्रयोग किया था। हल के अनुसार सीखना अधिगम है, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। पुनर्बलन सिद्धांत या सिद्धांत की प्रतिपादक तो हल है। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है तो आपके सीखने की व्याख्या के सरलीकरण से संबंधित। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कुर्टलेबिन ने दिया था। कुर्टलेबिन का क्षेत्र सिद्धांत प्रसिद्ध प्रबंधन शास्त्री मनोवैज्ञानिक कुर्टलेबिन के जीवन स्थल के आधार पर व्यक्ति के अनुभवों का विश्लेषण किया जाता है। इसके सिद्धांत के लक्ष्य वर्तृष्णा व अवरोधन प्रमुख तत्व होते हैं। इसे प्राकृतिक दशा सिद्धांत भी कहा जाता है। क्षेत्र सिद्धांत का प्रादुर्भाव विवरणा व प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है। होने के कारण इसमें सीखने के प्रेरणा व प्रत्यक्षीकरण बल दिया जाता है। यह सीखने का लक्ष्य सूझ सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को बालकों की योग्यता शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी तो आपके कुर्टलेबिन ने दी थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो यहाँ पर देखिए वाटसन के द्वारा आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया गया था। वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक निमित्तवाद दिया गया था। कुर्टलेबिन के द्वारा आपका कार्य क्षेत्र सिद्धांत दिया गया था और स्किनर के द्वारा आपका सक्रिय अनुबंध दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। कार्ल रोजर्स ने कुर्टलेबिन ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था और बांडूरा ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ब्रूनर आपका संरचनावादी सिद्धांत दिया था। इसके अंदर सामाजिक मनोविश्लेषण तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको कार्ल रोजर्स ने 100 सामर्थ्य सिद्धांत दिया था। कुर्टलेबिन के अंदर आपने दिया कार्य क्षेत्र सिद्धांत दिया था। बांडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था और ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। उसके बाद देखें यहाँ पर नीचे एक सूची 2 सम्मिलित करना, सही उत्तर का चयन करना है तो यहाँ पर देखें कोहलर का आपका सूझ का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न भूल का सिद्धांत है। पावलोव का है संबंध प्रतिक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत रहेगा और स्किनर का रहेगा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत रहेगा। आगे देखिए निर्देशन में अधिगम के बीच समानता होती है तो दोनों छात्र केंद्रित होती है। कौन सा गणित अधिगम को अधिगम करने के लिए सर्वथा उचित होता है तो यहाँ पर शिक्षक को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे देखें आपका है निम्न में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है तो आपका अनुकूलन और अधिगम है। एक बच्चे को लाल गुलाब में कांटा चुभ जाता है तो वह काफ़ी चोट पहुंचती है। आगे चलकर वह लाल पोशाक व लाल किसी भी चीज़ से देखकर उसे डरने लगता है तो आप कहलाता है उद्दीपन। सामान्यकरण कहलाता है। सहयोगशील अधिगम अध्यापक को जिम्मेदारी होती है तो आपके प्राप्त संसाधन सामग्री एकत्रित करने की समय रचना निर्धारण की बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने पर सभी की रहेगी। अधिगम का निष्पादन किया जाता है तो अभिवर्ती ज्ञान और कौशल उपयोग सभी का किया था। निम्न में से कौन सा अधिगम सही नहीं है तो आपके जॉन डीवी यानी वाटसन का व्यवहारवाद है। जॉन डीवी संरचनावाद, ये दोस्तों करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक और वर्दिमर का गेस्टाल्टवाद है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका दोस्तों आपका रहेगा। महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर अभिक्रमित अधिगम में रहेगा। प्रत्येक अधिगम एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, यह कहलाता है आपका रेखा अभिक्रमित कहलाता है। एक विद्यार्थी कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को होशियार बच्चों के साथ बैठाया गया है। इस प्रकार की परिस्थिति को कौन सा अधिगम संभव है? सहपाठी समूह अधिगम है। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समस्या को प्रमुखता दी जाती है वो सूझ का सिद्धांत होता है। अधिगम के संप्रदायात्मक निर्माण समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए जाते हैं, संज्ञानात्मकवादी किए जाते हैं। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है तो कल्पना करना होती है। बालक अधिगम अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है तो यहाँ पर अनुभवजन्य अधिगम यानी कार्ल रोजर्स का नहीं है। अधिगम के प्रकार आपके कॉलर कौन सा सही है तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है। उसके बाद किसी विधि में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो आपके मनोभौतिक विधि में किया जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम होता है तो आपको गेस्टाल्ट प्रतिरक्षण होता है। कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है तो आपके अभिक्रमित अधिगम नहीं है, जबकि परियोजना विधि विचार समिति परिचर्या है। किसी अधिगम के नियंत्रण किए जाने वाले व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है तो आपका अभ्यस्ता कहलाता है। फ और ब, म और न अक्षरों की ध्वनियों का अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या है तो आपकी प्रत्यक्षीकरण की अधिगम का कौन सा सिद्धांत अभिक्रमित अधिगम का पद्धति का आधार है तो आपका देखें इसके अंदर रहेगा आपका सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत रहेगा।
इसके अंदर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लार्क हल का पुनर्बंध का सिद्धांत और कोहलर का अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर हाथ जोड़कर अध्यापक का विवादन करना, ये आपका रहेगा। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम तत्काल प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया, अधिगम जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया। यहाँ पर फर्स्ट रहेगा हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को अपनाएंगे? तो यहाँ पर आप प्रलोभन को नहीं अपनाएंगे। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो आपके जॉन डीवी नहीं है। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो आपका अधिगम का दार्शनिक सिद्धांत कम महत्व रखता है, जबकि अधिगम का शारीरिक आधार, अभिप्रेरणात्मक अधिकार, अधिगम के बौद्धिक आधार, ये सभी आपके अधिक महत्व रखते हैं। तो ये दोस्तों आगे वाले थोड़े से टॉपिक बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ में शेयर करें।